नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे पीटीईटी परीक्षा 2024 के बारे में कि इसकी तैयारी कैसे करें और 450 मार्क्स लाने के लिए क्या करें। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इस बारे में चर्चा करेंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम डेट कब है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज अपन इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी से। पीटीईटी परीक्षा 2024 की सबसे पहले अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे बीए बीएड या बीएससी बीएड, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड, अगर इसके लिए किसी को अप्लाई करना है तो उसकी 12th पास होनी चाहिए, तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 12th क्लास पास, या फिर अगर आप अभी 12th क्लास में हैं तो आप अपीयरिंग में इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप अगर चाह रहे हैं बीए बीएड करना या फिर बीएससी बीएड करना तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। सेकंड है बीएड, सेकंड ईयर मतलब 2 ईयर की जो बीएड होती हैं उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप हो। 2 ईयर बीएड के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए। सबसे पहले अपन इसके लिए देखेंगे कि बीए बीएड और या फिर बीएससी बीएड के लिए अपन को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आ जाएगा आधार कार्ड होना चाहिए अपने पास, 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। जिसके पास 12th क्लास की मार्कशीट नहीं है, मतलब जो भी अपीयरिंग में डालना चाह रहे हैं, जो भी 12th में ही हैं, 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका फॉर्म भरेंगे तो वो अपीयरिंग में डल जाएगा। 12th क्लास की मार्कशीट वो नहीं मांगेंगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर वहीं पे खुद के सिग्नेचर ये वहीं पे करवा लेंगे ई मित्र वाले जहाँ पे आप फॉर्म भरवाने जाओगे। और मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि ओटीपी आएगा। और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे अपन 2 ईयर बीएड के लिए कि 2 ईयर बीएड के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, इसमें भी वही आधार कार्ड चाहिए होगा, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी और इसमें ग्रेजुएशन की 1st, 2nd और 3rd ईयर की मार्कशीट भी चाहिए होगी। जो 3rd ईयर में है वो अपीयरिंग में इसका फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, आपका लास्ट ईयर है और अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो आप 2 ईयर बीएड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपीयरिंग में डाल देना और 3rd ईयर की मार्कशीट नहीं लगेगी फिर आपके। ठीक है, 1st और 2nd की लग जाएगी। ठीक है, 3rd ईयर के बाद में फिर काउंसलिंग वगैरह होगी एग्ज़ाम के बाद, उसमें लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा आपका, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे एप्लीकेशन पीरियड। इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, 6 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म, एक मिनट, लास्ट डेट क्या है इसकी? तो लास्ट डेट इसकी 31 मार्च है। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले जिसको भी बीए बीएड या बीएससी बीएड या 2 ईयर बीएड करनी है वो फॉर्म भर दें। 6 और 5 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 6 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? 500 रुपीज़ हैं। ठीक है, और जो ई मित्र वाला है वो 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ आपके फॉर्म भरने के ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी 500 फ़ीस है। और एग्ज़ाम डेट है 9 जून 2024 को आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो तैयारी अच्छे से करनी है, पेपर अच्छे से करना है, 450 मार्क्स लाने और अच्छा कॉलेज लेना है, फर्स्ट चॉइस का कॉलेज लेना है। ठीक है, और एग्ज़ाम मोड है वो है ऑफलाइन ही एग्ज़ाम मोड रहेगा, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन है। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। नॉर्मली 3 घंटे के एग्ज़ाम ही होते हैं ज़्यादातर, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। और जो टोटल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो 200 रहेंगे। 200 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और मार्किंग स्कीम क्या है? ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, मतलब जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा और 200 इसमें क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा इसका पीटीटी 2024 क्राइटेरिया। इसमें क्या क्राइटेरिया? ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट मतलब जो एससी वालों के लिए है 16%, एसटी वालों के लिए 12%, ओबीसी वालों के लिए 21% और जो फोर्स आर्मी नेवी में जो एक्स सर्विसमैन है डिफेंस वगैरह में वो 5% उसके लिए इसमें कोटा है। ठीक है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% है। और जो वुमेन हैं आउट ऑफ विच 8% सीट्स आर रिजर्व फॉर विडोज़, और विडोज़ के लिए 8% है और 2% फॉर डिवोर्स्ड वुमेन। ठीक है, उसके बाद इसके बाद अपन बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आने वाला है? तो इसमें पार्ट आएंगे आपके 4 पार्ट इसमें आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें मेंटल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 150 मार्क्स का।
फिर आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, ठीक है, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इसके 150 मार्क्स इधर आ जाएंगे। फिर आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, जीएस जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे और इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये आ जाएगा 150 मार्क्स के, पूरा इसका 150 मार्क्स। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो आप हिंदी के क्वेश्चंस करना, और अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आप इंग्लिश के ही क्वेश्चंस करना, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से और अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी चूज़ करना, और अगर आप हिंदी मीडियम के लेकिन आपको इंग्लिश में करना, इंग्लिश चूज़ करनी है तो आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके 50 क्वेश्चन ही आएंगे और ये भी 150 मार्क्स का ही होने वाला है, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो पेपर अच्छे से करके आना है, सारे अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे सिलेबस, इसका क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सिलेबस में इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। इसका जो पार्ट फर्स्ट है ना, ये अपन देखेंगे कि मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अपन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, जिससे आपको सिलेबस याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रीजनिंग का लिखेंगे, सीरीज़ जिसे श्रृंखला परीक्षण बोलते हैं, एनालॉजी सादृश्यता जिसे बोलते हैं, ओड मैन आउट विजातीय या बेमेल को अलग करना, कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा या कूट भेदन परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन रिश्ता संबंधी प्रश्न। और ये ब्लड रिलेशन है ना, ज़्यादातर सबका फेवरेट होता है, तो मुझे बताना इसमें से आपको कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। वेन डायग्राम, क्यूबॉइड एंड डाइस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स, सीक्वेंस टेस्ट, रैंकिंग, टाइम टेस्ट क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एनालिटिकल एंड लॉजिकल, वर्ड बिल्डिंग, एज टेस्ट, फिगरल पैटर्न कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। ये सारे हो गए हैं रीजनिंग के, ये सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया और रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स। तो अगर जिसको भी मतलब अच्छे मार्क्स लाने ना, जिसको स्कोर करना है, ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन तो इसी के आते हैं ओनली, ठीक है। तो इस मतलब रीजनिंग के अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 150 नंबर तो क्लियर हो गए, कि जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जिसने रीजनिंग अच्छे से पढ़ ली उसके 150 नंबर तो क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगे सोशल मैच्योरिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कमिटमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और अवेयरनेस। टीचिंग एप्टीट्यूड इतना हार्ड नहीं, ज़्यादातर सबके जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है ना एग्ज़ाम में वो टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आते हैं, और इसमें ज़्यादातर बच्चे स्कोर करते हैं 130 प्लस तो सभी के आ ही जाते हैं 150 में से टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। नेक्स्ट अब पार्ट अपना थर्ड भी हो गया, ठीक है। 4 पार्ट है अपना, 4 पार्ट में से अपना हो गया मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। अपन अब तीसरा करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, इसमें ऐसे बहुत सारी आ जाएगी, इंडिया की भी आ जाएगी, करंट अफेयर्स इंडिया, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसमें टॉपिक्स ये हैं, यही टॉपिक हैं जो इसमें आएंगे जनरल अवेयरनेस में, जीएस में, ठीक है। ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, स्टेट इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर इंडिया और राजस्थान दोनों का आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन इन्हीं टॉपिक्स को लेंगे, इनमें भी डीपली हैं, ये तो सिर्फ मेन पॉइंट है, ठीक है। अभी इन पर अभी अपन डीपली पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान में है, यानी कि ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, ठीक है। तो राजस्थान का भूगोल व राज व्यवस्था, ठीक है। लोकेशन, एक्सटेंट एंड मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग, ठीक है। दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, रिवर्स एंड लेक्स, क्लाइमेट एंड सोइल ऑफ राजस्थान, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान, मेजर इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान, लाइव स्टॉक, माइंस एंड मिनरल्स ऑफ राजस्थान, इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म इन राजस्थान, स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये यहाँ से पॉलिटिकल स्टार्ट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन राजस्थान, रूरल एंड अर्बन। अब ये हो गया अपने एक कंप्लीट फर्स्ट वाला ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, ठीक है। सेकेंड है आपके स्टेट इकोनॉमी, ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था। इसमें आपके टॉपिक से इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, एजुकेशन से इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और एक पॉवर्टी से, ठीक है।
मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ राजस्थान, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टेट इकोनॉमी का हो गया। नेक्स्ट है, अब जीएस में ही अपना दूसरा आएगा आर्ट एंड कल्चर। एक बार सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दूसरा है अपना आर्ट एंड कल्चर। सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल साइट इन राजस्थान, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, फोर्ट्स, मोनूमेंट्स ऑफ राजस्थान, रिलीजियस लाइफ, सेंट पोइट एंड सेंट सैक्ट, लाई folk gods and folk goddesses of Rajasthan, festivals of Rajasthan, main fair of Rajasthan, major customs, tradition, customs of Rajasthan, tribes and life of Rajasthan, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर वाले में ये टॉपिक्स आपके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें और भी है, सॉरी, फोक म्यूजिक, डांस एंड फोक थिएटर इन राजस्थान, मेजर पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ राजस्थान, फोक आर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान लैंग्वेज, डायलेक्ट्स एंड लिटरेचर, ये सब आएंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में कौन कौन से आ जाएंगे? मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, मारवाड़, आमेर, अजमेर, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, फार्मल एंड ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान, मेजर प्रजामंडल मूवमेंट ऑफ राजस्थान, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इन सब के बारे में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया। अब राजस्थान का खत्म हुआ, अब जनरल नॉलेज आएगी इंडिया की, ठीक है। इसमें एंशियंट हिस्ट्री है, मिडवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया, ये सारी हिस्ट्री है। एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न, ये 3 पार्ट्स है ना हिस्ट्री के, तो ये तीनों हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन 2011, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया, इंडियन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा करंट अफेयर्स भी। करंट अफेयर्स भी आपके जीएस में ही आएगी, और ज़्यादा मार्क्स जो इसमें पार्ट थर्ड में बनते हैं ना, वो करंट अफेयर से ही बनते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ज़्यादातर इसी से, और जो ये राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इनसे क्वेश्चन तो बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, वो करंट से ही बनते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हिस्ट्री आजकल इतनी नहीं आ रही है, ठीक है। अब वापस से थोड़े थोड़े एग्जाम्स में हिस्ट्री आने लगी है, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी करंट अफेयर्स आती है। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना, और ये हिस्ट्री वगैरह पे थोड़ा कम फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो पार्ट 4 होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, इसमें या तो आप हिंदी का करना या फिर आप इंग्लिश का करना। तो हिंदी और इंग्लिश में क्या सिलेबस होगा, वो इसका सिलेबस है। हिंदी में जो बच्चे हिंदी चूज़ करेंगे वो हिंदी पढ़ना, जो इंग्लिश चूज़ करेंगे, जो इंग्लिश चूज़ करना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में, इंग्लिश वाला दे देना, ठीक है। तो वो इंग्लिश वाले ही टॉपिक्स पढ़ना और हिंदी वाले मत पढ़ना, क्योंकि हिंदी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों में से तो एक ही चूज़ करना है, फिर दोनों पढ़ के क्या करना है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा वर्ण विचार, संज्ञा, संधि व संधि विच्छेद, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी वाले जो शब्द होते हैं, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक प्रतीत होने वाले समानार्थक शब्द जो होते हैं, अनेकार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे या लोकोक्तियाँ, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश, ठीक है। ये हो गया हिंदी का सिलेबस। अब बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की, ठीक है। इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस होने वाला है, तो इंग्लिश का सिलेबस अपन देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, नरेशंस मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, काइंड ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, ये सारा सिलेबस है इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश वाले ये सारा पढ़ना है इन सबको, और इसके भी 50 मार्क्स जिसको एक स्कोर करना है ना, वो पता है, एक तो रीजनिंग पढ़ता है, करंट अफेयर पढ़ता है, और हिंदी इंग्लिश में से जो भी वो एक चूज़ करेगा ये पढ़ता है। ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट, और लास्ट में एग्जाम के मुश्किल से 3-4 दिन पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें उसके आराम से जो स्कोर करना चाहता है उसके आराम से 450 के लगभग तो पहुँच ही जाता है उसको, मतलब फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिलने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर वो इतना सा भी पढ़ लेता है ढंग से। जीएस पे थोड़ा कम ध्यान देना, बाकी और पे ज़्यादा ध्यान देना। मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जीएस इतने नहीं आने वाली है जितनी और ये आने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं उनका साइंस का भी आता है, ठीक है। तो साइंस या मैथ्स स्ट्रीम से जो होंगे, जो बीएससी बीएड जो करेंगे, या फिर जो बीएड करेंगे, बीएससी के बाद 2 ईयर की जो बीएड होगी, साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे होंगे उनके फिजिक्स भी आएगी। आर्ट्स वालों के लिए ये नहीं आए, तो आर्ट्स वाले टेंशन में मत बैठे ना कि फिजिक्स हमारे क्यों आएगी। आर्ट्स वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से कोई मतलब ही नहीं होता है, उनको इतना समझ में आता नहीं है, तो तुम्हें ये नहीं पढ़ना है, तुम्हारे लिए ये नहीं है। सिर्फ ये साइंस और मैथ्स स्ट्रीम वालों बच्चों के लिए ही फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री है,
ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सिलेबस है? मूल राशियाँ एवं मात्रक, बल और गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तर्क, यांत्रिकी, दाब एवं उसके प्रभाव, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट, उपलावकता एवं आर्किमिडीज नियम, बुओयेंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पृष्ठ तनाव एवं श्यानता, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी और ऊष्मा हीट। ठीक है। और भी हैं इसमें फिजिक्स में, लाइट भी है, लाइट वाला टॉपिक भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ। ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स कंप्लीट हो गई। अब आ जाएगा केमिस्ट्री। इसमें आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक सर्च, इन्वेंटर्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, इंडियन साइंटिस्ट्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है। अब है बायोलॉजी। अब जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। ठीक है। इसमें है सेल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, आई, बायोडाइवर्सिटी, वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम। ठीक है। ये सारे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। और जिसको मैं फिर से कह रही हूँ, अगर जिसको 450 मार्क्स से अबव लाने हैं वो जीएस पे कम ध्यान देना, जिसको अच्छा कॉलेज लेना है वो रीजनिंग ज़्यादा पढ़ना, करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना और टीचिंग एप्टीट्यूड तो लास्ट में पढ़ना, और हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप एग्ज़ाम में चूज़ करेंगे उसी की ही तैयारी करना। बस इसमें आपके 400+ मार्क्स आराम से इजीली आ जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है।